जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए हैं साजिद ताड़ साहब, बल्कि इनके ऑफिस में ही मैं बैठा हूं। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा साहब। ताड़ साहब, ये बताएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वजीरों को अवार्ड दिए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये बताएं कि इसकी क्या वजह है, कि इमरान खान की क्या ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, या उनके वजीरों की खास करके ऐसी क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कि जिस पे इतना शोर मचा कि इमरान खान साहब को अपने ही वजीरों को अवार्ड देने पड़ गए। मेरी समझ से बाहर थी कि चंद वजीरों को बुला के तो मैसेज देना कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक है और दूसरे वजीरों की परफॉर्मेंस जो है उनसे खान साहब मुतमिन नहीं है, अजीब से। और जब मेरी नज़र से वो लिस्ट गुजरी है, मुराद सईद साहब ने एक भी नई सड़क नहीं बनाई, वो सारी सड़कें पुराने प्रोजेक्ट्स हैं। बल्कि चाइना उन्हीं की वजह से नाराज़ है क्योंकि वो सी पैक को सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। और उसके बाद उनके ऊपर कई स्कैंडल भी मौजूद हैं पोस्टल सर्विसेज के हवाले से। लेकिन उनको बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया उन्होंने। साथ ही उन्होंने असद उमर साहब को अवार्ड दिया, जिनके महंगाई कंट्रोल से बाहर है, जिनके एक भाई जो है वो नून लीग में है। उन्होंने उधर उस साइड पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, एक भाई ने इधर बनाया, एक ड्रामा रचाया है। उसके बाद मैं हैरान हूँ, शेख रशीद साहब को अवार्ड दिया गया है कि जिस आपको लॉ एंड ऑर्डर के हालात कोई ढके छुपे नहीं है। शेख साहब खुद कई दफ़ा फरमा चुके हैं कि दहशत गर्दी इस्लामाबाद आ चुकी है और इस्लामाबाद के अंदर डकैतियाँ हो रही हैं, नहीं रुक रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने कौन सा जादू किया है। और मैं यहाँ पे एक और जो एक नाम मैं आया तो मैं खुद हैरान था, फ़खर इमाम साहब। फ़खर इमाम साहब 90% तो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि वो क्या, उनके पास पोर्टफोलियो क्या है। उनका पोर्टफोलियो का देख लें कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और गंदम इंपोर्ट कर रहा है। काटन आप एक्सपोर्ट करते थे, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी अवार्ड दे दिया गया है। तो शीरी मज़ारी साहबा को बुलाया गया, उनको अवार्ड दिया गया है। इंसानी हकूक़ के हालात आप देखें, क्रिश्चियन किस तरीके से पिछले दिनों भी उन पर अटैक हुए हैं और कत्ल हुए हैं, वहाँ पे आपने देखा ही है उनकी परफॉर्मेंस क्या है इंसानी हकूक़ के हवाले से। और लेकिन यहाँ पे हैरानगी वाली बात है, उन्होंने शहबाज गिल साहब को अवार्ड नहीं दिया। वो तो बेचारे पूरे पाकिस्तान से रोज़ गालियाँ खाते हैं इनकी खातर। फवाद चौधरी साहब को भी नहीं फवाद दिया। चौधरी साहब जो चाइना से जाके अपोजिशन को ललकारते रहे हैं, उनको भी अवार्ड नहीं दिया गया। तो मैं कोई इसके पीछे नजर नहीं आया कि लिस्टें बनाने वाला कौन था या इससे क्या ऑब्जेक्टिव गेन कर रहे हैं लोग। तो मजाक बल्कि ये कर रहे हैं कि खान साहब कप्तान हैं क्रिकेट के और लोग हमेशा खेल के आखिर में अवार्ड देते हैं, उसके बाद मैच खत्म हो जाता है तो वो तो ये कह रहे हैं कि शायद खान साहब ने भी मैच अपना खत्म कर दिया है। इनको लग रहा है कि इस्लामाबाद हाथों से स्लिप हो रहा है तो अपने खिलाड़ियों को अवार्ड दे दिए उन्होंने। तो खान साहब, ये हमेशा अवार्ड तो एंड पे दिए जाते हैं। तो आपने अभी कभी कहते हैं हमें 10 साल चाहिए, कभी आप कहते हैं हमें नस्लें लगेंगी पाकिस्तान को ठीक करने में। तो एक मिला जुला सा एक उन्होंने मैसेज दिया है। लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से जिन्होंने मुगल आजम की जो शूटिंग की और 10 नौरतन बुलाए, उसमें कोई वजन नजर नहीं आता। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो महंगाई है, दहशत गर्दी है, बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ है, सी पैक में आप फेल हैं, चाइना आपसे नाराज़ है, अमेरिका आपको कॉल नहीं करता, फॉरेन पॉलिसी आपकी फेल है उसमें। और इन 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 सर्कमस्टांसिस में इतने जश्न मनाना और अवाम के रिसोर्सेज को, अल्टीमेटली वहाँ बिजली लगी होगी, कोई चाय पानी का बंदोबस्त किया होगा, कोई सड़कें ब्लॉक की होंगी, तो इस तकलीफ की क्या ज़रूरत थी। क्योंकि परफॉर्मेंस तो आपकी कोई ढकी छुपी नहीं है। करप्शन आपका 140वां नंबर है। वो आपके सारे जो हैं वो मिल के इस वक्त 100 के करीब आपके एडवाइज़र, आपके वज़रा हैं। तो वो बिल्कुल उनको नहीं पता कि ये कंट्री जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसको रोकना किस तरह है। जो पैसा बाहर से ला रहे हैं वो रुकेगा नहीं पाकिस्तान में, वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाएगा जिस तरह के पहले दौरों में जाता रहा है। आपने प्रेसिडेंट आर्डिनेंस की स्टैंप रखी है और एनआरओ पे एनआरओ कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ वो आप बिल्कुल ही मेरे समझ से बाहर था। या तो एक खास साहब एक जरूर करते, ब्लूमबर्ग और अमेरिका की मिसालें देते हैं, इनकी परफॉर्मेंस भी लोगों को बताते हैं, जो जिन लोगों को अवार्ड दिए हैं, कि इन्होंने अवार्ड हासिल करने के लिए क्या क्या सर्विसेज पाकिस्तान के लिए की हैं। वो मैं नहीं बल्कि पूरे 23 करोड़ अवाम इस वक्त जो है उनको वो सरप्राइज्ड हैं, बल्कि दे आर इन 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 शॉक एंड ऑ है इस वक्त कि ये जो लोग स्टेज पे बुलाए गए हैं इन्होंने क्या सर्व किया पाकिस्तान को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो ऑब्वियसली अवाम ही फैसला करेंगी और अवाम ही बताएंगे। ज़ाहिर बात है, उनके पास एक ही मौका आता है इलेक्शंस का।
दरअसल ये बताइएगा कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं कि मगरब जो है वो हमारे सी पैक से जेलस है, गवादर में जो है वो ना खुश हैं और इतने को वो पसंद नहीं कर रहे। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया चीन से वापस आके, बल्कि उधर ही उन्होंने कह दिया था कि हम चीन और अमेरिका के ताल्लुकात जो है वो अच्छे करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। ये क्या इमरान खान साहब क्या ग्रेट पावर, क्या डायलमा है कि जब बड़े मुल्कों में जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ना तो इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पहले कभी सुना है, ये क्यों इस तरह की बातें कर देते हैं जबकि हमारे तो अपने अमेरिका से ताल्लुकात खराब है। मैं कहता हूं कि खान साहब शहबाज शरीफ साहब से तो सलाम लेते नहीं हैं, उनसे शेक हैंड करते नहीं हैं, किसी के साथ बैठते नहीं हैं। हालांकि ये जमहूरियत और सियासत का हिस्सा है कि हर एक को सुनना चाहिए, और इतना बड़ा उनका वोट बैंक है, उनके साथ बात नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि अमेरिका और चाइना को बिठा देंगे। वो देखें, आप दोनों से मकरूज हैं। हाँ, एक चीज़ है, आपके रिलेशनशिप बहुत हैं दोनों ममालिक से कि आप दोनों मुल्कों से कर्जे ले रहे हैं, तो आप कर्जों की कोई मीटिंग करा सकते हैं, अभी आके बताएं, कर्जे डिस्कस कर सकते हैं, उनकी सुलह डिस्कस नहीं कर सकते। आप क्या देखिए, दो चीजें होती हैं, आप दोनों के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है बायलैटरल, कोई चीज आप वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे, कोई आज तक देखें, मुझे चाइना का तो पता नहीं है वो क्या आपको समझते हैं, सी पैक मेरी नजर में तो बंद पड़ा है, लेकिन वॉशिंगटन डीसी में पता है कि आपके बारे में लोगों की ओपिनियन क्या है। वॉशिंगटन डीसी वाले लोग जो हैं वो आपको आप डबल गेमर कहते हैं, और आपको आपकी करप्शन की स्टोरियां यहाँ तक वॉशिंगटन डीसी में बिल्कुल मौजूद हैं। आपको नॉन सीरियस समझा जाता है, बल्कि अगर अमेरिका से आपको कभी शक हो रिलेशनशिप पे, तो 22 सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया था कांग्रेस में, रिपब्लिकन सेनेटर्स में, वो मैं समझता हूँ पूरी अक्कासी करता है आपके रिलेशनशिप, जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह पाकिस्तान है, और आपको कभी ना कभी, आज तो नहीं, कभी ये जवाब देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये क्या हुआ था, आपका रोल क्या था उसमें। अरे थर्ड साहब, ये भी बताइएगा कि चले हम रीजनल पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं कि ये जो इंडिया के अंदर ये जो हिजाब वाला मसला हुआ है, अच्छा भारत के अंदर दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो वो कहते हैं कि नहीं जी, जो है वो बुर्का नहीं लेना चाहिए और ये ख़वातीन गलत कर रही हैं और ये नामुनासिब है, और इस तरह की ये हमें हक होना चाहिए कि हम अगले बंदे का चेहरा देख सकें। दूसरा तबका ये कह रहा है कि नहीं, ये जो कहा गया है ये मुसलमानों को दबाया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कि भारत के अंदर ये जो इस तरह की एक बहस है वो जो बड़ी तेजी से शुरू हो रही है, और वहाँ पे आपको पता है यूपी में इलेक्शन भी हो रहे हैं, और जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं वो इस वक्त सुनने में आ रहा है कि वजीर आजम के कैंडिडेट हैं 2024 के, और उनकी वो जो मजहबी सियासत है, जो हिंदू मजहबी ऑब्वियसली सियासत है, वो अरूज पे है। तो इस ये जो वाकया हुआ है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और भारत के अंदर जो है जो इस वक्त खास करके माहौल है उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इसको जमहूरियत की फेल्योर समझता हूँ। 23 से 25 करोड़ मुसलमानों के वोटों की फेल्योर है। उनको इतना कमज़ोर समझा जाता है कि उनको दबाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। ये एक पॉलिसी। इस वक्त 2-3 लोग जो हैं जिन्होंने जमहूरियत के अंदर नई किताबें लिखी हैं, उसमें से एक तो हमारे मोदी साहब हैं। उन्होंने सियासत को एक ऐसा रंग दिया है कि सियासत कम वो डिक्टेटरशिप ज़्यादा लग रही है, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने ऑलमोस्ट हर चीज़ को मैनेज किया है, हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया है, दबा लिया है। मीडिया देख लें, नया नाम रखा गया गोदी मीडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सारा मीडिया मैनेज्ड है। मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूँगा कि कोविड के दिनों में न्यू दिल्ली में किसी बच्चे ने कहा था कि मेरा दादा ऑक्सीजन की वजह से मर गया, उन्होंने FIR काट दी उसके ऊपर। किस तरीके से उन्होंने एक नया एक रवश जारी की। इलेक्शन हो तो पाकिस्तान पे अटैक कर देना, इलेक्शन हो तो डोमिसाइल का उनके ऊपर सिटीजनशिप एक्ट निकाल देना, इलेक्शन हो तो कश्मीर का मुद्दा उठा लेना, इलेक्शन हो तो कोई इस तरह का चीज़ करे ना। उनकी, अब देखिए, मैंने फिलासफी स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्होंने दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्होंने सोचा कि मेजॉरिटी वोटर कौन है, दे आर हिंदूज। उन्होंने कहा हिंदुओं में से मेजॉरिटी हिंदू के वोट ले लेंगे एंड वी विल विन। हमें माइनॉरिटीज की या दूसरी पार्टियों की जरूरत ही नहीं है। तो वो उसी फार्मूले पे काम कर रहे हैं। जो बेस हिंदूज हैं उनको वो एनर्जाइज करते हैं मुसलमानों पे जुल्म करके, लिंचिंग करके। गुजरात से उन्होंने इस चीज़ का लाइसेंस लिया, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल की, गुजरात पे उन्होंने हाथ साफ किए मुसलमानों पे, और वहाँ से उनको कामयाबी हासिल हुई, और उस गुजरात के एजेंडे को उन्होंने पूरे इंडिया के ऊपर तसल्लत कर दिया।
अब उसके ऊपर सर्कमस्टांसिस क्या होंगे। मैं इंडिया के साथ, मेरे बहुत इंडियन दोस्त हैं, मैं इंडिया में बहुत जाता हूं, मेरी फीलिंग्स हैं उनके साथ। 21वीं सदी में ये ड्रामा ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। मैं हमेशा अपने दोस्तों, जो भारतीय दोस्त हैं, उनको कहता हूं, आप इनको इतना चोक करके वहां एक नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, आप इतना चोक ना करें उनको। आप देखिए, जितना ज्यादा दबाएंगे आप, उसका रिएक्शन क्या होगा। नफरतें, जंगें करके, दंगे करके क्या हासिल करेंगे आप। एक उनको इतना दबाएंगे कि फिर वो वहां पे वो अलहदगी की मूवमेंट चलेगी। अगर आज आप उनके, मैं कल एक जगह पे बैठा था, तो एक चैनल पे मैंने कहा, आज आप, मैं ये नहीं हुआ ये हिजाब मजहबी है नहीं मजहबी है। आज अगर आप हिजाब के पीछे हैं, कल आप सिखों की पगों के पीछे जाएंगे, उनकी टर्बन्स के पीछे। ये एक पर्सनल फ्रीडम है उन बच्चियों का, उनका हक है, चाहे जो मर्जी करें वो, उनकी फ्रीडम है। अच्छा, आज मैं आज एक सुबह एक टीवी चैनल पर बैठा था और मैंने इसको कंपेयर किया कि फ्रीडम के नारे बच्चियां लगा रही हैं वहां पे। अब मैं बताना चाहूंगा कि फ्रीडम के नारे इस वक्त दुनिया में कहां कहां चल रहे हैं। कनाडा में चल रहे हैं फ्रीडम के नारे, ट्रकर्स हड़ताल कर दी लेकिन वो कहते हैं फ्रीडम अगेंस्ट कोविड। दूसरे नारे आज कहां चल रहे हैं, फ्रांस के अंदर पेरिस में चल रहे हैं। तीसरे न्यूजीलैंड के अंदर फ्रीडम के नारे चल रहे हैं। इसका मैंने आगाज किया था कि ये जमहूरियत की फ्लेवर है। लोगों को घुटन महसूस हो रही है क्योंकि हमने जमहूरियत को करप्ट कर दिया है। उनको हमने ऐसे ऐसे हथकंडे इजाद कर लिए हैं, जब वो अब जमहूरियत रही नहीं है, वो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बन चुका है, वो एक डिक्टेटरशिप बनती जा रही है। अब हमारे जो सियासी लीडर हैं, उनकी सोचें डिक्टेटर्स की तरह हैं। हमारे साथ सियासी लीडरों की सोचें बादशाहों की तरह हैं और लेगेसी पॉलिटिक्स है। गांधी का नाम जिसके साथ लिखा जाए या भुट्टो का नाम लिखा जाए, शरीफ खानदान का नाम लिखा जाए तो वही इलेक्शन जीतते। ये सियासत नहीं है, फ्रेंचाइज है। तो ये ओरिजिनली आज जो इंडिया के अंदर हो रहा है, जहां पे 23 करोड़ लोगों के वोट जो हैं उनको फेल कर रहे हैं, तो ये जमहूरियत की फ्लेवर है और ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सख्त होंगे, क्योंकि जमहूरियत ही एक वाहिद सिस्टम था जो दूसरे सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट से कुछ बेहतर था। मैं, क्योंकि मैंने आपको कई दफा अर्ज किया कि मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, दूसरे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन से हैं, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, डिक्टेटरशिप है, मानार्कीज हैं, और इनमें से आप पिक कर लें कि आपको कौन सा पसंद है। मेरे ख्याल में इन सबसे आज भी अगर सोचा जाए तो जमहूरियत ही बेहतर है। एक दूसरे के साथ हार्मनी के साथ रहना, एक दूसरे के रिस्पेक्ट, एक दूसरे के अकीदे की रिस्पेक्ट करना, इसी में हमारी निजात है। वरना 21वें सदी में, 21st सेंचुरी में, अगर आज मुसलमानों को मुगलों के जुल्मों के साथ आप मिला रहे हैं तो यह ज्यादती है। मुगल जो करके गए थे इस्लाम के नाम पर, उन्होंने भी शायद यूज किया हो इस्लाम को, लेकिन उनको अब 21वीं सदी में आप रख के अगर 25 करोड़ इंडियन मुसलमानों पे जुल्म करना चाहते हैं तो इसके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। अरे तार साहब, मैं इसको बात को थोड़ा आगे लेकर चलूंगा। इंडिया के अंदर एक तबका वो ये कह रहा है कि जनाब आप ये करें कि आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तो बात ही ना करें। जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्योंकि मजहबी सियासी रहनुमा है भारत के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात। और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो तार साहब, इसमें क्या ये भारत के जो मसला होता है उसको पाकिस्तान बहुत उठाता है, जारी बात है। तो क्या ये बात, इस बात के कहने से क्या ये मसला हल हो जाएगा, या कि इसको हल करने के लिए एक इंट्रा इंडिया डायलॉग भी होना चाहिए, जिस तरह हम अक्सर इंट्रा पाकिस्तान डायलॉग की बात करते हैं कि पाकिस्तान में तमाम धड़ों को मिल के बात करनी चाहिए जहां जहां मामलात हैं। तो ये इस तरह पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि आपके वहां पे हिंदू जो है उनको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें? देखें, जाती तौर पे अगर मुझसे पूछें, उनका मसला तो इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया का। लेकिन जब आप वहां पे जो हर इंडियन मुसलमान है, हर बार जब बात होती है, हर चौक में उनको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। हर इंडियन मुसलमान को हर चौक में अपना इंडिया के साथ सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है कि आई एम अ पैट्रियाटिक इंडियन। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते। वो तो इंडिया अपने बाई चॉइस रहे हैं। तो आज आपके पास क्या चॉइस है? 25 करोड़ लोगों को कहां धकेलना चाहते हैं आप? और उनकी जिंदगियां जीवन करेंगे तो उसके रिजल्ट क्या निकलेंगे? अगर तो उसमें आपको सूट करता है तो करें, मैं किस तरह आपको मना कर सकता हूं। लेकिन मेरे मुशाहिदे और मेरी हिस्ट्री की रीडिंग के हिसाब से ये गलत है। ये आज मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। कल वॉशिंगटन पोस्ट ने उसके ऊपर लिखा है, कल बीबीसी ने उसके ऊपर लिखा है, कल DW ने उसके ऊपर लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम ने लिखा है,
और आपके बारे में वो बड़ी गलत बातें लिख रहे हैं कि आप वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हालात आप बहुत ख़राब है। मैं यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान को मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज़ के साथ ज़्यादती होती है, ऐसी कोई इसमें मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन क्या ख्याल है वो अब इसको जवाज़ हो, लेकिन एक जो इशू है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ 25 करोड़ नहीं है, और ये भी एक कोई उसका रीज़न नहीं है कि अगर कम है तो उनके साथ ज़्यादती होनी चाहिए, वो भी ज़्यादती है। लेकिन मेरे ख्याल में एक ज्यादती के ऊपर दूसरी ज्यादती को फोकियत देना या एक जवाज बना लेना ज्यादती करने का ये कोई अच्छा हल नहीं है। इनके रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। दरअसल थोड़ी इंटरनेशनल इशू के ऊपर बात कर लें। ये बताएं कि ये यूक्रेन के मसले के ऊपर जो है बाइडेन साहब जो है वो क्या अपने जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं उनका मैंडेट और उनका ट्रस्ट खो रहे हैं? आप किस तरह देख रहे हैं कि यूरोप एक और पॉलिसी ले रहा है यूक्रेन के मसले के ऊपर और अमेरिका कुछ और सोच रहा है? आप इसको वॉशिंगटन डीसी में बैठ के, आप क्योंकि बड़े करीबी रहे हैं पॉलिसी सर्कल हिस्सों में, वाइट हाउस में भी आपने बहुत देर देखा है कि डिसीजन मेकिंग किस तरह होती है। आप कैसे देखते हैं कि इसमें इस वक्त अमेरिका कहाँ खड़ा है अपने इत्तेहादियों को लेकर यूक्रेन के मसले पर? चीमा साहब, अमेरिका खड़ा है ही नहीं। अमेरिका बड़े अरसे का लेट चुका है, खड़ा नहीं रहा बिल्कुल। उसकी वजह यह है, अमेरिका जब से अफगानिस्तान से शिकस्त खा के निकला है और बड़े बुरे तरीके से निकला है, अमेरिकन ना सिर्फ अमेरिकन सिटीजन डीमोरलाइज्ड हैं, अमेरिकन आर्मी डीमोरलाइज्ड है, व्हाइट हाउस डीमोरलाइज्ड है। अब आप जरा देखें, कंपेयर करें जर्मनी के चांसलर शुल्स के साथ खड़े होकर प्रेसिडेंट बाइडेन ने अगले दिन स्पीच दी और कोई ढंग का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने वो पाइपलाइन नॉर्डिक के बारे में बात की वहां पे और उन्होंने कहा हम रोकेंगे, लेकिन जर्मन चांसलर ने एक दफा भी उस पाइपलाइन को ना रिकग्नाइज और बाई नेम नहीं बुलाया। अब आज सुबह मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मसला था कि एक नया डायलॉग शुरू हुआ है 4 मुल्कों के अंदर। उसका नाम रखा गया है नॉर्मंडी टॉक्स, और 4 पार्टियां कौन है? फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया। लेकिन नॉर्मंडी, मैं याद कराना चाहूंगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वहां पे अमेरिकन लोगों ने इतनी ज्यादा वहां पे लोग मरे थे, जिसके जो आज भी डी डे हम मनाया जाता है अफसोस के साथ कि नॉर्मंडी टॉक्स में अमेरिका मौजूद नहीं है। और ये एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। लोगों ने अमेरिका को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया उसके एलाइज में। इस वक्त जर्मनी बिल्कुल अमेरिका की बात नहीं सुन रहा और उन्होंने कोई असला नहीं भेजा यूक्रेन में, उन्होंने सिर्फ हेलमेट भेजे और लोग आज भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगले वॉशिंगटन डीसी के अंदर ये बिल्कुल लोग कह रहे हैं कि यूरोप इज सिटिंग ऑन द साइड वॉक। वो साइड लाइन पे देख रहा है कि हमने आगे किसके साथ जाना है, रशिया है या चाइना है। अमेरिका वहां मौजूद नहीं है। अमेरिका अपनी रिस्पेक्ट खो चुका है, अपनी सुप्रीमेसी खो चुका है, अपनी फॉरेन पॉलिसी खो चुका है। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा, हकीकत बताना चाहूंगा। अगर वॉशिंगटन डीसी, शिकागो और न्यूयॉर्क और बाल्टीमोर को अपने सिटीजन नहीं, वहां पे इन लोगों को, अपने अमेरिकन सिटीजन को नहीं बचा सकता, तो यूक्रेन को किस तरह बचाएगा? मैं जिस शहर में बैठा हूं, बहुत छोटा सा शहर है, 2 मर्डर्स पर डे, और एवरेज शिकागो में हर वीकेंड के ऊपर 10-10, 15-15 मर्डर होते हैं। अपने सिटीजन्स प्रोटेक्ट नहीं किए जा सकते तो वो यूक्रेन के बारे में क्या डिसीजन लेंगे? इस वक्त अमेरिका के, मैं समझता हूं इस वक्त वॉशिंगटन डीसी रन बाय ओबामा's किड्स, ओबामा सन्स, क्योंकि सारे एडवाइजर ओबामा दौर के इस वक्त यही यहां सुना जाता है वॉशिंगटन डीसी में कि सारे शॉट्स कॉल किए जा रहे हैं ओबामा दौर से। ओबामा साहब चला रहे हैं गवर्नमेंट। अब उनकी प्रायोरिटी क्या है? मैं अगले दिन एक रिपब्लिकन सेनेटर की गुफ्तगू सुन रहा था, तो उसने कहा था कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को फॉलो करने की कोशिश कर रही। वो किस तरीके से? IRS जो है हमारा इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है, वो हर $600 से ज्यादा ट्रांजेक्शन को वॉच करना चाहती है। आप अंदाजा लगा लें। और IRS फेशियल रिकग्निशन हर अमेरिकन सिटीजन की करना चाहती है। प्राइवेसी की इन्वेजन हो रही है यहाँ पे। तो इस वक्त अगर करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके इंटरनल इरादे कुछ और हैं, वो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस उनके रेडार पर नहीं है, माशी तौर पर वो कमजोर हो चुके हैं, फौज उनकी डीमोरलाइज हो चुकी है, डिफेंडिंग पुलिस मूवमेंट घर के अंदर चल रही है। हैरानगी वाली बात है कि सिगरेट जो है उनके खिलाफ है, लेकिन वीड को प्रमोट किया जा रहा है। मैरिजुआना को कहते हैं उसको पिए तो आपकी दर्दें खत्म हो जाएंगी, उसको स्मोक करें। तो इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल जितने जो बाइडेन साहब ज़हीफ हो चुके हैं,
जितना बुढ़ापा उन पे जारी उनके ऊपर है, उतना ही बुढ़ापा इस वक्त अमेरिका के ऊपर भी आ चुका है। अमेरिका इस वक्त मर्दे बीमार है, वो बिल्कुल सकत नहीं रखता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को कोई सोल्यूशन दे सके। इस वक्त यूरोप अपना खुद हल ढूंढ रहा है, यूक्रेन इस वक्त बेयारो मददगार खड़ा है, रशिया धमकियां दे रहा है, चाइना के खौफ से ये कांप रहे हैं अमेरिकन। अब मैं यूक्रेन की स्टोरी बताना चाहता हूँ। इस वक्त 1,27,000 के करीब उनके फौजी बॉर्डर पे खड़े हैं। बेलारूस के साइड से उनका अटैक का प्रोग्राम है। बॉर्डर से अंदर, यूक्रेन के अंदर इस वक्त 15,000 से ज्यादा गुरिल्ला लोग जो है वो रशियन सपोर्टर उसके अंदर मौजूद हैं। ईस्टर्न यूक्रेन की तरफ से अटैक करना चाहते हैं। अमेरिकन की जरा असेसमेंट बताता हूँ। जनरल मिली जो अभी पिछले दिनों दुम दबा के भागे अफगानिस्तान से, उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कीव जो है वहां का कैपिटल 72 घंटे में फतह हो जाएगा और 25,000 यूक्रेनी फौजी मारे जाएंगे। ओ खुदा का नाम लो, आपकी कोई प्रेडिक्शन अफगानिस्तान में तो चली नहीं है। आप मुंह छुपाते फिर रहे हो दुनिया से, और आप इस वक्त यूक्रेन की प्रेडिक्शन कर रहे हो। दो चीजें, मैं इस टॉपिक को खत्म करने से पहले दो टॉपिक आपके देखने वालों को इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा कि इस वक्त कोल्ड वार से स्टेप्स आगे जा चुके हैं। और क्यों ये सारा कुछ हो रहा है? क्योंकि पुतिन जो है वो भी कोल्ड वार की पैदावार है, और हमारे जो मर्दे बीमार जो बाबा जी हैं बाइडन साहब, वो भी कोल्ड वार की पैदावार हैं। तो वो दोनों हैं, वो दोनों फिक्शन में रह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये 21st सेंचुरी है, ये जंगों का दौर नहीं है। तो इस वक्त और कई इस वक्त एक्सरसाइजें हो रही हैं, कई चीजें यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के अंदर कई मफरूजे जो हैं वो उड़ रहे हैं। कई कहते हैं कि हो सकता है रशिया जो है वो आईटी वार शुरू कर दे, साइबर अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन देखने वाली बात ये है, अमेरिका इस वक्त किसी प्रोग्राम, किसी टेबल के ऊपर किसी की सुलह कराने में, किसी डिप्लोमेसी में बिल्कुल जो है वो उसको कोई उस पर यकीन करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्योंकि ये अपनी सारी इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो अफगानिस्तान के मैदानों में दफन करके भागे वहां से। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। एक्चुअली ये बड़ी जारी बात है, दोनों जो साउथ एशियन पॉलिटिक्स भी देखा जाए और वो भी इम्पोर्टेंट है इस वक्त जो पाकिस्तान और भारत में हो रहा है, और अमेरिकन सियासत भी, क्योंकि हम जब अमेरिका में तारड़ साहब के पास बैठे हैं तो मैंने कहा ये भी आपके सामने जो है वो एक पर्सपेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो दराड़ है और जो इस वक्त नेटो अलायंस के अंदर और जो प्रिडिक्शंस हैं जो अमेरिका की डिफेंस डिपार्टमेंट से आ रही हैं, वो जारी बात है वो यूरोपियन सिक्योरिटी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तारड़ साहब का जो तज्जिया है बीइंग द इनसाइडर ऑफ द गेम, बहुत करीबी सी चीज़ें समझते रहे हैं, तो इस तज्जिए से हमें बड़ी मदद मिलती है। थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब। माय प्लेजर। पाकिस्तान जिंदाबाद।